अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 मैंने यूनिट नंबर 10, 11, 12 के न्यूमेरिकल और वर्कड एग्जाम्पल कर दिए। अब मैं यूनिट नंबर 13 पे आ गया हूँ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम है, इसके वर्कड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल कर दिए। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में कोई डेरिवेशन नहीं थी, एक डेरिवेशन थी, छोटी सी, कर दूंगा मैं। यहाँ डेरिवेशन एक मौजूद है मिरर इक्वेशन की। अब मिरर इक्वेशन को पहले हम ड्राइव कर लें, फिर उसके बाद करेंगे। तो ये डायग्राम बनाया मैंने, आपको समझा रहा हूँ। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस पी, इमेज से लेके, और ये हमारे पास जो है ना प्रिंसिपल फोकस से यहाँ तक का डिस्टेंस, पहले हम यहाँ से ले लें। प्रिंसिपल फोकस से मिरर तक का डिस्टेंस जो है ये कहलाता है स्मॉल एफ। ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का डिस्टेंस ये कहलाता है पी, और इमेज से लेके मिरर तक का डिस्टेंस ये कहलाता है क्यू। सही। ये जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा तो सारी चीज़ें और मज़ीद लिख दूंगा, आपको समझाऊंगा, मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ए बी इज एन ऑब्जेक्ट placed before the mirror between principal focus and center of curvature। तो ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी, जिसको हमने प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में रखा है। सही है। और ये थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं इसमें कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन दोनों के मिड में रखेंगे तो इमेज जो है ना बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हासिल होगा, जो कि यहाँ बना है हमारे पास। सही है। टू रेज, एक रे ये है हमारे पास ए पी, और एक रे ये है हमारे पास ए डी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टू रेज ए पी एंड ए डी आर इंसिडेंट टकरा रही हैं फ्रॉम द मिरर। रे ए पी रिफ्लेक्ट कर रही है विद द सेम एंगल। सही है ना। यहाँ पे लिखना रे ए पी इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल। यानी जितने डिग्री का एंगल बनाते हुए टकरा रही है उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ पी ए प्राइम, इस डायरेक्शन में। और रे ए डी रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रे ए डी ये रिफ्लेक्ट कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ लिख रहे हैं रे ए डी पासिस थ्रू एफ, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। एंड पासिस थ्रू एफ और become parallel after reflection, become parallel to the principal axis, and after reflection become parallel to the principal axis। रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है ए पी बी, और एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास ए प्राइम पी बी प्राइम। ये दोनों सिमिलर है, बल्कि ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल पी ए प्राइम बी प्राइम सिमिलर है, और ट्राइंगल ए एफ बी सिमिलर है ट्राइंगल एफ पी डी के।
सही है, 4 ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, ये सारे के सारे सिमिलर हैं। यहाँ लिख देते हैं कि एस ट्राइंगल ए पी बी है ए प्राइम पी बी प्राइम आर सिमिलर एंड ट्राइंगल ये रहा ए एफ बी एंड एफ पी डी आर ऑल्सो सिमिलर। ठीक, तो ये सारे सिमिलर है। सिमिलर या कंकरेंट है, एक ही बात है, यानी सेम ट्राइंगल है, जैसा ट्राइंगल ये है वैसा ट्राइंगल ये है, जैसा ट्राइंगल ये है वैसा ट्राइंगल ये है। सही है, तो पहला ट्राइंगल जो बन रहा है ये बन रहा है ए पी बी, ये रहा हमारे पास। सही, ये वाली अगर लाइन मिटा दूं तो ये ट्राइंगल बनेगा पूरा। अगर मैं ये लाइन मिटा के आपको दिखाऊं तो ट्राइंगल ही हो गया, और ये वाली लाइन यहाँ से मिटा दूं तो ये पूरा ट्राइंगल बन गया। ये दोनों सिमिलर है, कंकरेंट है। सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन ये है, या कंकरेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन ये है कि उसकी तमाम चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तीनों साइड के इक्वल होते हैं, तीनों एंगल के इक्वल। तो पहली कंडीशन ले रहे हैं कि ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए प्राइम पी बी प्राइम आर सिमिलर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास B से लेके P तक या P से लेके B तक का डिस्टेंस इक्वल होगा हमारे पास P से लेके B प्राइम तक का डिस्टेंस, यानी ए बी इक्वल हो जाएगा। सिमिलर है तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इस वाले साइड के ए प्राइम बी प्राइम। अच्छा जी, P से लेके B तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा P से लेके B प्राइम तक के डिस्टेंस के। सिमिलर है, मैंने कहा ना सारी चीज़ें बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, हालांकि देखने में बड़ी लग रही है लेकिन इक्वल है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, लिख लिया। ए बी की वैल्यू दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए प्राइम बी प्राइम की वैल्यू दी हुई है, हाइट ऑफ इमेज। पी से लेके बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है पी, और पी से लेके बी प्राइम तक का डिस्टेंस दिया हुआ है क्यू, इमेज है ये। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड ट्राइंगल ले रहा है कि ट्राइंगल ए एफ बी एंड ट्राइंगल एफ पी डी आर ऑल्सो सिमिलर। ये भी सिमिलर है। ये रहा छोटा सा ट्राइंगल, ये वाला मैं इसको मार्क कर देता हूँ, बस ये ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है। ये आपको समझाने के लिए मार्क किया, मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पूरा ये हो गया। ठीक है ना, ये डिस्टेंस ये है। अब हम लिख रहे हैं ए एफ बी सिमिलर है पी एफ डी के, तो वही लिखेंगे बी एफ इक्वल हो जाएगा हमारे पास एफ पी के। ठीक है, पहले तो हम ये ले लें ए बी इक्वल है पी डी के, और बी एफ इक्वल है एफ पी के या पी एफ के, कुछ भी लिख दिया। यहाँ तो सबकी वैल्यू थी, ए बी की वैल्यू थी, यहाँ भी ए बी की वैल्यू है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ए प्राइम बी प्राइम की वैल्यू दी हुई थी, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ है पी डी। आइए किस तरह करेंगे इसे हम, ए बी की वैल्यू दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पी डी बराबर है हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम के, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ए प्राइम बी प्राइम के इक्वल, और ये था हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है बी एफ की, सही है ना, एफ पी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, एफ बी एफ की वैल्यू निकालनी है। बी एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिखें, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पी से लेके बी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा बी से लेके एफ तक का डिस्टेंस प्लस एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस।
ये रहा, P से B तक का डिस्टेंस आ गया BF प्लस FP, सही है। P से लेके B तक के डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये रहा P, और F से लेके P तक की वैल्यू की डिस्टेंस दी हुई है, तो ये हो गया P, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ये आ गया F, इस F को यहाँ ले आए माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास BF की वैल्यू आ गई P माइनस F, ये BF की वैल्यू है, ठीक है। और PF की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, F लिख लें, सबकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पी डी मैंने बताया कि ये इक्वल है ए प्राइम बी प्राइम के, इसकी वैल्यू हाइट ऑफ इमेज। बी एफ की वैल्यू निकालनी थी, मैंने कहा कि पी बी इक्वल है बी एफ प्लस एफ पी के, तो बी एफ की वैल्यू निकल गई, पी बी की वैल्यू पी दी हुई है, एफ पी की वैल्यू एफ दी हुई है, बी एफ की वैल्यू निकालेंगे, एफ को वहाँ ले जाएंगे माइनस हो गया, पी एफ की वैल्यू दी हुई है, एफ लिख दिया, ये पुट करें इसमें ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू अब मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, ये सारा मैंने लिख दिया आपके लिए, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करने के लिए, इसकी वैल्यू पुट करने के लिए ये पोर्शन मिटा रहा हूँ जो मैंने लिखा था। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास हाइट ऑफ इमेज, बी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास पी माइनस एफ, और पी एफ की वैल्यू आ गई है, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इन दोनों को इक्वेट कर लें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ एच ओ ओवर एच आई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ इमेज, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें वैल्यू, या 2 में पुट कर दें उसकी, यहाँ इसकी वैल्यू ये है और यहाँ इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें या ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दें, एक ही बात है, या इक्वेट कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है पी ओवर क्यू, और इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड ये है, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड ये है, क्योंकि लेफ्ट सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, ये हो जाएगा पी एफ क्यों पी माइनस एफ, तो ये हो जाएगा पी क्यू मल्टीप्लाई हो रहा माइनस एफ क्यू, ठीक है जी। इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, पी क्यू वहीं रह जाएगा, इसे लेफ्ट पे लिख दें पी क्यू को, इन दोनों में से एफ कॉमन ले लें, बच जाएगा पी प्लस क्यू, इस एफ को यहाँ कर दे रहा हूँ, छोटी सी जगह बची है, इस एफ को यहाँ ले आए, डिवाइड हो जाएगा, और इसे वहाँ ले जाए तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये एफ यहाँ आएगा तो ये वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एफ, और ये पी क्यू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये वहाँ चला गया, डिवाइड हो गया, इसके नीचे भी ये लिख दें, इसके नीचे भी ये लिख दें, 1 ओवर एफ पी डिवाइडेड बाई पी क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी, तो 1 ओवर एफ इक्वल हो गया 1 ओवर क्यू प्लस 1 ओवर पी, से अरेंज कर दें, पी पहले लिख दें, क्यू नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, दोनों के दरमियान प्लस है, ये कहा, ये कहलाता है स्क्वाड मिरर इक्वेशन, ये हमारे पास मिरर इक्वेशन है जो ड्राइव किया हमने, ठीक है जी। तो ये मिरर इक्वेशन है, बस एक ही डेरिवेशन है यहाँ पे जो हमने ड्राइव कर लिया, मिरर इक्वेशन। अब हम इसके वर्कड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है जी। मिरर इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, अब आइए सारे फार्मूले लिख लेते हैं यहाँ पे, सारे क्या, 2 ही फार्मूले हैं यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल मिरर इक्वेशन या लेंस है, तो उसमें 3 चीज़ें हमारे पास, एक पी है, ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर या फिर लेंस, लेंस का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का लेंस से या मिरर से डिस्टेंस, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। एक हमारे पास क्यू है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज, इमेज का डिस्टेंस, इमेज एंड मिरर, तो
और लेंस, इमेज का लेंस से या मिरर से डिस्टेंस जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। और एक हमारे पास एफ है, फोकल लेंथ। ठीक है, मिरर इक्वेशन हमने ड्राइव किया। हमारे पास मिरर दो तरह का है, एक है कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों का फार्मूला एक ही है, 1/f इक्वल हो जाएगा 1/p प्लस 1/q। इनमें से कोई दो चीजें दे देगा, एक थर्ड निकाल लेंगे। तो ये पॉजिटिव फार्मूला है कॉनकेव मिरर का या फिर कॉन्वेक्स लेंस का। और एक हमारे पास फार्मूला है कॉन्वेक्स मिरर या फिर हमारे पास है कॉनकेव लेंस। इसका फार्मूला ये है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सही है, या फिर इसे हम माइनस में ले लेते हैं तो वो खुद ब खुद माइनस आ जाता है, ये भी कर लेते हैं। बस यही एक मेन फार्मूला है मिरर इक्वेशन। सॉरी, ये माइनस है, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला, और एक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला छोटा सा है, देखते हैं उसको भी कर लेते हैं। तो ये फार्मूले हैं सारे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला वर्कड एग्जाम्पल, वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1। ऑन पेज, मैं तो आपके लिए वर्कड एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। ये राजी वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, सबसे पहले हमें जो है ना, जाहिर सी बात है, हम डेटा बनाएंगे, उसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे, या तो ये यूज़ करेंगे या यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें या तो मिरर या लेंस दे दे, बता दे कि ये मिरर ही है, तो हम फार्मूला लिख लेंगे। और अगर नहीं बताएगा तो इमेज के बारे में बताएगा। इमेज भी दो तरह का है, इससे जो इमेज बनता है, इस मिरर से जो इमेज बनता है वो बनता है रियल इमेज, इस इमेज में। और इससे जो इमेज बनता है वो बनता है वर्चुअल इमेज। तो अगर वो हमें मिरर या लेंस नहीं बताता तो इमेज के बारे में बताएगा कि रियल है या वर्चुअल है, देन हम फार्मूला यूज कर लेंगे। मिरर बता देगा या लेंस बता देगा, देन हम फार्मूला यूज कर लेंगे। ये देखिए पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पढ़ रहा हूँ। कह रहा कॉनकेव मिरर फॉर्म्स, मिरर बता दिया उसने कॉनकेव है, फार्मूला ये इस्तेमाल हुआ। सही, तो हम डेटा बनाएंगे तो पहले लिख लें, मिरर लिख लें भाई कि कॉनकेव है, फार्मूला यूज करने में आसानी। फॉर्म्स आर रियल इमेज, मैंने कहा ना कॉनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है। और एट 25 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म कर रहा है। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना, इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, तो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है क्यू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर सरफेस along the principal axis. So ये कह रहा concave mirror forms a real image at 25 centimeter from the mirror surface along the principal axis. If the corresponding object is at distance, ये object distance दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, P से रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने 25.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 ही हो गया, 10.0 का मतलब 10 हो गया। कह रहा व्हाट इज द फोकल लेंथ, हमने फोकल लेंथ निकाली। ठीक है, रिक्वायर्ड है। मिरर पता चल गया, फार्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो आइए हम फार्मूला यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ ही निकालना है। अच्छा, यहाँ एक काम और भी करेंगे, ये सेंटीमीटर में दिया हो, मिलीमीटर में दिया हो, मीटर में दिया हो, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 25 ये आ जाएगा 1/10। इसका एलसीएम ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या वैसे ही एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 50। तो 25 2 टाइम पढ़ेंगे 50 आ जाएगा, 2 1 2, 10 5 टाइम पढ़ेंगे 50 आ जाएगा, 5 10 1 5, 7/50। हमें तो एफ निकालना है, 1/f की वैल्यू आ गई 7/50। एफ निकालेंगे, पलट दें इसे, तो इसे भी पलट देंगे 50/7। 50 को 7 से डिवाइड कर दें, 50 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया हमारे पास 7.14। तो फोकल लेंथ आ गया सेंटीमीटर में ही आंसर है। ठीक, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जब हम डेटा पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इमेज कैसा दिया हुआ है। अगर इमेज, यहाँ दोनों चीज़ें दे दी हैं, कॉनकेव मिरर भी बता दिया और उसने ये भी बता दिया कि उससे रियल इमेज ही बनता है।
वरना बास क्वेश्चन में एक चीज़ बताएगा, या तो मिरर बताएगा या इमेज बताएगा। उस बिहाफ पे हमने डिसाइड करना है फॉर्मूला क्या है। और हमारे पास तीन चीज़ें हैं, पी, क्यू और एफ। एफ फोकल लेंथ है, पी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर या लेंस है, और क्यू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर और लेंस है। इमेज जो है ना, इमेज का डिस्टेंस मिरर से या लेंस से क्यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर या लेंस से पी। ठीक है जी। आइए हम क्वेश्चन नंबर, ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 65। क्वेश्चन दिया हुआ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता, ये रेशो है 2.42 दिया। कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में लाइट किस स्पीड से पास होगी वो निकाल देंगे। तो अगर हम डेटा बनाएं इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये दिया हुआ है 2.42। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे पास। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है, उसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायर्ड है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के हमारे पास इस बुक में दो फार्मूला है। एक फार्मूला सिंपल सा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ये डेफिनेशन है इसकी, गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, आ जाएगा। ये फार्मूला मैं यूज करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला। और एक फार्मूला और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, कि द रेशियो बिटवीन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दरमियान जो रेशियो होता है वो भी कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है ना। तो एक फार्मूला ये भी है। तो दो फार्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, इस वक्त ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना, क्योंकि एंगल नहीं दिया हुआ है। एक और वक्त एग्जाम्पल है जिसमें एंगल गिवन है, तो हम वो निकालेंगे। ठीक है जी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। फिजिक्स में जो चीज़ रेशियो होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो आ जाइए, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो हमारे पास फार्मूला ये है, n इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, हमें ये निकालना है, तो v इक्वल हो जाएगा c डिवाइडेड बाई n। c की वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ और n की वैल्यू दी हुई है 2.42। हम क्या करें, 3 को डिवाइड कर दें 2.42 से, ये 10⁻⁸ एज इट इज चलेगा, इसको इसी तरह रहेंगे। 3 को डिवाइड कर दें 2.42 से, 3 डिवाइडेड बाई 2.42, ये आ गया हमारे पास 1.23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड, सही, ऑफ लाइट इन डायमंड में लाइट इस स्पीड से चल रही होगी, और एयर में लाइट इस स्पीड से चलती है, ये फिक्स है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 है। सही है। चूंकि मिरर से ज़्यादा सवाल है, मिरर इक्वेशन से, इसलिए मैंने ये लिख दिया था। ये भी एक फार्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। अभी एक फार्मूला और आएगा एंगल के हवाले से, वो भी देखते हैं। हमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्रिटिकल, हम उसे लिख रहे हैं रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ फॉर वाटर, रिफ्रैक्टेड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, निकालना है, रिक्वायर्ड है हमारे पास। और इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है ऑफ वाटर। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 90 डिग्री, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है 90 डिग्री। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का 1.33। सही है। आइए फार्मूला यूज करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि साइन एंगल आई डिवाइडेड बाई साइन एंगल आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, साइन एंगल आई की वैल्यू दी हुई है 90, और ये निकालना है हमने साइन एंगल। तो 1.33 साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा 1, और ये हमने निकालना है साइन एंगल आर। इसे यहाँ ले जाएं और 1.33 यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा साइन एंगल आर 1 डिवाइडेड बाई 1.33। 1 को डिवाइड कर दें 1.33 से, 1 डिवाइडेड बाई 1.33, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.751। हमें एंगल निकालना है, तो एंगल आर इक्वल हो जाएगा, साइन को वहां ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा 0.751।
साइन इनवर्स 0.751, इनवर्स और साइन, ये आ जाएगा 48.75। ये कैलकुलेटर ने एंगल निकाल के दे दिया। हम इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, 48.75। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला ये है। इससे पहले भी एक सवाल किया हमने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, वहाँ यही निकालना था हमारे पास, फार्मूला हमारे पास अलग था, डिफरेंट कंडीशन थी उसके मुताबिक, दोनों से हमने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला यूज़ किया। ठीक है जी, तो ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 है। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4, अच्छा आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, सही है ना वैसे तो, क्योंकि 9 में ही उन्होंने ऐसा सवाल दे दिया है लॉग में जिसमें वो बाकायदा लिख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो पिछले साल कुछ स्कूल वालों ने गड़बड़ की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप उन्हें बताइए कि बुक में सवाल है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी है, तो वो आपको अलाउ कर देंगे। कुछ वर्क एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है जी, ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 72। कह रहा बॉय इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, एक लड़का एक कैमरे के सामने खड़ा है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और कैमरे के अंदर ही तो लेंस या मिरर लगा हुआ है। कह रहा कि द कैमरा यूजेज अ कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो हमारे पास अब उसने लेंस दे दिया है कॉन्वेक्स। अच्छा, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, लेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस पी से रिप्रेजेंट होता है 2.5 मीटर। कह रहा था कैमरा यूजेज द कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.05 मीटर, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है। कह रहा फाइंड द इमेज डिस्टेंस, हमने ये बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा, क्यों रिक्वायर्ड है। और आगे कह रहा कि द इमेज डिस्टेंस एंड डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और विचुअल, क्या हमें ये भी बताना है कि इमेज रियल बनेगा या विचुअल बनेगा। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, और हमने पावर ऑफ द लेंस भी निकालना है। इसका फॉर्मूला नहीं लिखा था, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला ये है 1/f। ठीक है, पावर ऑफ लेंस आ जाएगा, ये डेटा बन गया। सबसे पहले हमें लेंस पता चल गया कॉन्वेक्स है, तो इमेज के बारे में बता दें कि कैसा इमेज बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस हो तो इमेज रियल बनेगा, कॉनकेव मिरर हो तब भी इमेज रियल बनेगा। तो ये कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द इमेज इज रियल और विचुअल, तो सबसे पहले इमेज के बारे में बता दें, रियल बनेगा, ये आंसर हो गया। सेकेंडली हमने फाइंड करना है क्यों, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पॉजिटिव क्यों निकालना है, इसको यहीं रखें, इसको यहाँ ले आए, तो मैं इसको पहले यहाँ लिख देता हूँ 1/p प्लस 1/q। क्यों निकालना है, f की वैल्यू दी हुई है आपके पास 0.05 और p की वैल्यू दी हुई है 2.5, इसका एलसीएम लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05, ये वैल्यू आ गई 0.125, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2.5 और ये 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा 0.05। 2.5 में से 0.05 निकाल दें, 2.5 माइनस 0.05, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.45 डिवाइडेड बाई 0.125। हमें तो क्यों निकालना है, इसे पलट दें, क्यों अपन 1 का मतलब क्यों, इसे भी पलट दें 0.125 डिवाइडेड बाई 2.45, डिवाइड कर रहे हैं 0.125 0.125 डिवाइडेड बाई 2.45, ये आ गया 0.051 मीटर, ये आंसर हो गया क्यों। तो हमने इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा 0.051 मीटर डिस्टेंस पे, ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर में आंसर निकालना। अब हमने निकालना है पावर ऑफ लेंस, ये इक्वल होता है 1/f के, 1f दिया हुआ है हमारे पास 0.05, 1 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 0.05 20, और पावर का ऐसा यूनिट होता है डाई ऑप्टर, सही है।
ठीक है जी, ये मीटर में दिया हुआ है इसलिए डायरेक्ट आ गया डायोप्टर, और अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ होता तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता। सेंटीमीटर को 100, जो हम 1/f निकालते फोकल लेंथ, उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता, देन वो कन्वर्ट होता डायोप्टर में। ये डायरेक्ट उसने मीटर में दिया हुआ था इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया आपके ऊपर। तो ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये 4 ही वर्कड एग्जाम्पल है आपकी बुक में। अब उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है बुक वाले, आइए करते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उन्होंने गलत दिए हैं। देखिए ये सारे एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल में फार्मूला यही इस्तेमाल हुआ है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के हवाले से। अगर हम फार्मूला चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बुक के बहुत सारे आंसर गलत हैं एक न्यूमेरिकल के। कोई बात नहीं, हम उसे करते हैं जिस तरह हम वर्कड एग्जाम्पल कर रहे हैं, वरना वर्कड एग्जाम्पल सारे गलत हो जाएंगे। ये उसने कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फार्मूला यूज़ किया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए नेगेटिव फार्मूला यूज़ करेंगे तो बुक वाला आंसर सही आएगा, लेकिन जो है ना यहाँ गलत हो जाएगा, या फिर ये उसने गलत किया। तो बुक के आंसर को मैच मत कीजिए, इसमें बहुत सारे गड़बड़ आंसर दिए हुए हैं। हम सब सॉल्व करते हैं इसी रूल के मुताबिक, जिस रूल के मुताबिक उन्होंने वर्कड एग्जाम्पल सॉल्व किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कह रहा थंबपिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक थंबपिन, ये ऑब्जेक्ट हो गया थंबपिन, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर उसने बता दिया है कि कॉन्वेक्स है, ताकि हम फॉर्मूला यूज कर लें। मिरर, जाहिर सी बात है हमारे पास दो फार्मूले हैं ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो फार्मूला पॉजिटिव वाला यूज करेंगे या माइनस वाला यूज करेंगे, उसके लिए हमें मिरर पता होना चाहिए या इमेज पता होना चाहिए। दोनों सूरतों में हम फार्मूला यूज कर लेंगे। थंबपिन का डिस्टेंस दिया हुआ है मिरर से कितना, 15 सेंटीमीटर। पी से रिप्रेजेंट कर लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और फोकल लेंथ, उस थंबपिन का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कैन आई डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज कहाँ बनेगा, सही है ना, यानी रिक्वायर्ड क्यों है, इमेज डिस्टेंस निकालना है और नेचर ऑफ इमेज बताना है कि इमेज कैसा बनेगा। नेचर ऑफ इमेज दो तरह के हमारे पास, एक रियल है और एक विर्चुअल है। तो मिरर चूंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, सही है, तो नेचर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा विर्चुअल। तो पहले इसी का आंसर लिख दें हम, नेचर ऑफ इमेज विर्चुअल, ये दूसरे वाले का आंसर आ गया। अब पोजीशन निकालनी है, चूंकि मिरर कॉन्वेक्स है इसलिए हम फार्मूला ये यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। हमें क्यों निकालना है, इसे यहाँ ले आए प्लस का हो जाएगा और इसे वहाँ ले जाए माइनस का हो जाएगा। p की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 15 और f की वैल्यू दी हुई है 20। इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। 15 का टेबल पढ़ेंगे 60 ही आ जाए, 15 4 जा 60 होता है। 20 का टेबल पढ़ेंगे 60 आ जाए, 23 जा 60 होता है, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 आ गया, ये आ गया 1/60। क्यों निकालना है, पलट दे इसको, तो इमेज 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बनेगा, ठीक है जी। और इमेज वर्चुअल बनेगा क्योंकि मिरर हमारे पास कॉन्वेक्स है, मिरर हमारे पास, अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला है, ठीक है जी। उसने आंसर तो एक तो जो है ना गलत दिया हुआ है, दूसरा जो है ना इमेज के बारे में भी नहीं बताया कि कैसा बनेगा। आंसर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे तो देन बन जाएगा, डिवाइड होने के बाद कंडीशन बन जाएगी। अगर प्लस वाला फार्मूला लगा के इसे करेंगे तो वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1 गलत हो जाएगा, उसमें कॉनकेव मिरर था, प्लस का फार्मूला लगाया था हमने, तो आंसर सही आएगा। तो इसलिए आंसर रॉन्ग है इसके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 1 था आपके पास, बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है जी। ये आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, करेंट इमेज ऑफ स्पाइसमैन अपीयर्स, इमेज नजर आ रहा है, इमेज, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ 11.5 सेंटीमीटर। क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने कहा ना ये दो लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q, बाकी तीसरा तो फोकल लेंथ है।
कह रहा है इमेज ऑफ स्पाइसमैन अपियर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। मिरर बता दिया उसने कॉनकेव है, फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। विद अ फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द स्पेस स्पाइसमैन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, वही स्पाइसमैन का डिस्टेंस निकालना है, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से निकालना है, पी रिक्वायर्ड है। ये फॉर्मूला हमारे पास 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। p निकालना है हमें, इसको यहाँ लिखना 1/f, f दिया हुआ है 13.5, q दिया हुआ है हमारे पास 11.5। सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लें। 13.5 मल्टीप्लाई बाई 11.5 155.25। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 11.5 माइनस 13.5 13.5 माइनस 11.25 2.25 माइनस का 155.25 1/p। p की वैल्यू निकालेंगे पलट में, तो ये हो जाएगा 155.25 और ये हो जाएगा 2.25। 155.25 डिवाइडेड बाई 2.25 69। ये आंसर आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। उसने बता दिया है कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर फॉर्मूला ये है, ये कॉन्वेक्स का। इससे पहला वाला सवाल कॉन्वेक्स था तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था। अगर उस पहले वाले सवाल में ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते तो आंसर सही होता, लेकिन वो वर्कड एग्जाम्पल वाला आंसर गलत हो जाता क्योंकि कॉनकेव के लिए उसने प्लस का फॉर्मूला यूज़ किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कॉन्वेक्स मिरर, मिरर उसने बता दिया कॉन्वेक्स है, ये नेगेटिव फार्मूला इस्तेमाल होगा। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, किसी ऑटोमोबाइल बस कार वार में है, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, यहाँ नया टर्म यूज हुआ है हमारे पास। मिरर बता दिया उसने कॉन्वेक्स है, सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया हुआ 4 मीटर। चूंकि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई आपको, रेडियस फोकल लेंथ जो है ना हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ से डिवाइड करेंगे फोकल लेंथ आ जाएगा। कह रहा है इफ अ बस, यानी इसका मतलब बस जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर वो मिरर लगा हुआ है जिसके मिरर से देखा जा रहा। कह रहा है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी मिरर से बस का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी किसी और गाड़ी में हमारे पास जो है ना जिस बस को देखा जा रहा बस ऑब्जेक्ट हो गया और मिरर किसी कार में या किसी और दूसरी गाड़ी में लगा हुआ है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर दिया हुआ है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द इमेज पोजीशन, वही रिक्वायर्ड इमेज कहाँ बनेगा। नेचर बताना है उसका, साइज गलत बोल रहा है वो। साइज निकालने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देना चाहिए उसे कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट कितनी है, उसने नहीं दिया है इसलिए ये नहीं आएगा। नेचर बता देंगे हम, नेचर तो इसी से देख के बता देंगे, मिरर दिया हुआ है। नेचर ऑफ इमेज, तो सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज ही लिखेंगे हम। तो नेचर ऑफ इमेज जो है मिरर हमारे पास कॉन्वेक्स है, इसलिए नेचर ऑफ इमेज जो है वो विर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, आइए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है हमारे पास 4 मीटर, हमें निकालना है एफ। एफ इक्वल हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2।
4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2 मीटर। जाहिर सी बात है हमें क्यों निकालना है, फार्मूला यूज कर लें। कॉन्वेक्स मिरर का फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। हमें अब क्यों चाहिए, इसको यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा 1/p प्लस 1/f। p दिया हुआ है हमारे पास 5 और f आ गया 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 10, 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10। तो 1/q इक्वल हो गया 7 डिवाइडेड बाई 10। क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 7। 10 को 7 से डिवाइड कर दें, 10 डिवाइडेड बाई 7, वैल्यू आ गई 1.42। ये इमेज डिस्टेंस आ गया। नेचर ऑफ इमेज पहले ही हमने बता दिया, वर्चुअल है क्योंकि मिरर कॉन्वेक्स है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब उसने ना कॉन्केव कहा है ना कॉन्वेक्स लेंस कहा है, कन्वर्जिंग कह दिया है। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों कन्वर्जिंग भी कहलाते हैं। ये कन्वर्ज करते हैं रेज को, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये डाइवर्ज करने के बाद कन्वर्ज करता है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर या लेंस कहलाता है, ये कन्वर्जिंग मिरर या लेंस कहलाता है। यानी इसका एक नाम और भी आ जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो कन्वर्जिंग मिरर और लेंस, ये भी लिख लेंगे और करके। इसका भी एक नाम आएगा डाइवर्जिंग मिरर और लेंस, और करके एक और नाम होगी। तो डाइवर्जिंग भी कहेंगे इसे, कन्वर्जिंग भी कहेंगे। तो बजाय उसने कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस के बजाय कहा कन्वर्जिंग लेंस, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। पॉजिटिव फार्मूला यूज होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, पी अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, और फोकल लेंथ दिया हुआ है उसका 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन, वही के इमेज कहाँ बनेगा, सही है ना। रिक्वायर्ड क्यों, साइज नहीं निकलेगा क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। नेचर ऑफ इमेज बताया जा सकता है। कन्वर्जिंग लेंस से लिहाजा नेचर ऑफ इमेज रियल हो जाएगा। उसने मिरर के बजाय लेंस दिया हुआ है। ठीक है जी, आइए फार्मूला यूज करते हैं, क्यों निकालना है। पॉजिटिव फार्मूला यूज होगा 1/f, लेंस लिख दें, लेंस दिया हुआ है हमारे पास कन्वर्जिंग, तो फार्मूला ये इस्तेमाल होगा 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यों निकालना है हमें, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। f दिया हुआ है हमारे पास 10 और ये दिया हुआ है 15, इसका एलसीएम लेंगे 30, 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 15 2 ज़ा 30, 3 में से 2 निकालेंगे 1। क्यों निकालेंगे, पलट दें इसे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है, 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 लेंस से रिलेटेड है। लेंस दे दिया, 3 सवाल उन्होंने मिरर के दिए, अब 2 सवाल आखिर वाले वो लेंस के दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। दोबारा कह रहा है कॉनकेव लेंस, लेंस की बात कर रहा है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ये रहा। ठीक है ना, माइनस वाला फार्मूला यूज होगा, ये तो अब कंफर्म हो गया। लेंस हमें बता दिया है, डेटा बनाते हैं हम। लेंस कॉनकेव है, ठीक है। कह रहा कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है। फॉर्म एन इमेज, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, क्यों, फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द पावर, पावर ऑफ लेंस निकालेगा। ऑल्सो हाउ फार द ऑब्जेक्ट पोजिशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लेंस से, यानी पी। ये दोनों रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। बस ये क्वेश्चन मार्क मैंने बना दिया, इसका मतलब दोनों रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम पावर ऑफ लेंस निकाल लें, 1/f, f दिया हुआ है 20, और चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है मैंने बताया था,
कि सेंटीमीटर को डाईऑप्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 20 का मतलब 5 डाईऑप्टर। ये आ गया पावर ऑफ लेंस। इससे पहले वाले सवालों में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मीटर में दिया हुआ था, 100 की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब हमें निकालना है पी। फार्मूला ये होगा हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/p माइनस 1/q, क्योंकि लेंस हमारे पास कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस में हमारे पास फार्मूला माइनस का है। हमें पी निकालना है, इसे यहाँ ले आए 1/p इक्वल टू 1/f, इसको यहाँ लाएंगे माइनस से प्लस का हो जाएगा। f की वैल्यू आ गई 20 और q की वैल्यू दी हुई है 15। इन दोनों का एलसीएम लेने 60 आ जाएगा। 23 का 63, 15 4 का 64, 7/60। p निकालना है, पलट दें, p इक्वल हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7। 60 को 7 से डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा आपके पास 8.57 सेंटीमीटर। ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सवाल आ गया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर, हवा से पानी में जा रही है। एंगल ऑफ इंटरफेस इज 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है, डेटा बनाते हैं। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 40 डिग्री। इफ द रे ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विद रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है। कह रहा कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल आर निकालना है, रिक्वायर्ड है ये। तो ये एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है साइन एंगल आई डिवाइडेड बाई साइन एंगल आर। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, हमें आर निकालना है, इसे हम यहाँ ले साइन एंगल आर इक्वल टू साइन एंगल आई डिवाइडेड बाई एन। साइन एंगल आर, साइन एंगल आई दिया हुआ है आपके पास 40 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33। साइन 40 कैलकुलेटर दे देगा आपको, .6427 और ये आ गया 1.33 डिवाइड करना, डिवाइडेड बाई 1.33, वैल्यू आ गई 0.483 टू साइन एंगल आर। हमें तो सिर्फ आर निकालना है, साइन वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स साइन ये आ गया 28.9, ये आ गया रेफ्रेक्टिव 28.9। रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस तरह यूनिट नंबर 13 भी मैंने आपके लिए कर दिया। यूनिट 10, 11, 12, 13 4 यूनिट के न्यूमेरिकल मैंने कर दिए। 2-3 यूनिट के और न्यूमेरिकल हैं, बाकी न्यूमेरिकल ही नहीं है 2 चैप्टर में। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।